Hello students, I welcome you all to this Willab channel Willab Psychology। आज हमारा क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 3। इसके पहले हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसके गोल्स क्या है, कितने स्टेप्स में होती हैं। फिर हमने देखा जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होती है, वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि डेटा का टाइप क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से वो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब अगर डेटा इतना वैरायटी का होगा तो एक सिंगल मेथड ऑफ एनक्वायरी से तो सब कुछ कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत वैरायटीज़ ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं, जिनमें से हमारा है कि ऑब्जर्वेशन का यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी, ये सारी मेथड्स का यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट टू कलेक्ट डेटा। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड को देखेंगे और बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो उसके पहले अगर आपको ये जो क्लासेस हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बेटा जाना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी करके है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ आप चैनल पे ज्वाइन करो और वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशनल मेथड। सो ऑब्जर्वेशनल मेथड देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। सो ऑब्जर्वेशन इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। सो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हम बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बिहेव कोई इंसान कर रहा है हम क्या कर सकते हैं, वैसा देख सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ पर्सन और इवेंट फॉर सम टाइम यू केम टू नो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। तो आपने भी देखा होगा कि अगर बहुत अच्छे टाइम तक किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी इंसान को अगर आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको भी उनके बारे में कुछ चीज़ें पता लग जाती है। इसलिए ऑब्जर्वेशनल मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसी के अगर बिहेवियर को डिस्क्राइब करना हो तो। ओके, ए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ पे एक कैच है और वो कैच ये है कि जो डेली लाइफ के जो ऑब्जर्वेशन है, डे टू डे जो ऑब्जर्वेशन है, उससे जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, डिफर करता है। यानी साइंटिफिकली हम जिस तरीके से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और नॉर्मली जैसे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। अब वो क्या क्या फ़र्क है, दिस आर द मतलब डिफरेंसेस, उनको हम देख लेते हैं। ओके, सो पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा सिलेक्शन में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब कुछ ऑब्जर्व नहीं करते, सारा बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। बट नॉर्मली कोई भी इंसान देखेगा या फिर ऑब्जर्व करना चाहेगा तो वो सब कुछ ही देखेगा। बट साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? जब कोई रिसर्चर रिकॉर्ड करता है द सिलेक्टेड बिहेवियर यूजिंग डिफरेंट मीन्स, तो जो सिलेक्टेड बिहेवियर है, जो सिलेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, उसी के बारे में रिकॉर्डिंग करता है। कौन सी मेथड यूज़ करता है? हो सकता है वो नोट्स ले रहा हो, डिस्क्राइबिंग ईच एक्टिविटी इन ग्रेटर डिटेल यूजिंग शॉर्ट हैंड और सिंबल, फोटोग्राफ्स, वीडियो रिकॉर्डिंग एट्सेट्रा। तो ये सारे मेथड से जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो उसी पर्टिकुलर बिहेवियर के रिलेटेड चीज़ों को नोट करेगा या फिर रिकॉर्ड करेगा। ओके, देन जब एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस में क्या होता है, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं व्हाट एवर दे हैव रिकॉर्डेड विद अ व्यू टू डिराइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट। तो जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है उसको एनालाइज करते हैं ताकि वहाँ से कोई मीनिंग आ सके, कोई मीनिंग निकल पाए। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग ए गुड ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करना एक स्किल है। A good observer knows that what he or she is looking for and for whom she or he wants to observe, and when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded, and what methods will be used to analyze the observed behavior। तो ये जो चीज़ है ये अलग से आप नोट करके ऐसे लिख लेना। यहाँ पे मुझे लिखना था, मैंने नहीं लिखी, दैट्स मतलब मेरे से गलती हुई है, माय बैड। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कर पाना, एक अच्छा ऑब्जर्वर हो पाना,
ये भी एक स्किल है, क्योंकि जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है उसको पता है कि क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, कब देख रहा है, कहाँ देख रहा है, और कौन से फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करना है और कौन से मेथड का यूज़ करना है। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा ऑब्जर्वर कौन होता है, या फिर जो अच्छा ऑब्जर्वर है उसके स्किल बताओ, उसके फीचर्स बताओ, तो आप ये सब कुछ लिख पाएंगे ना। तो यही बात है, इसको एक अलग से नोट करके ऐसे लिख लेना। मतलब आपका जो नोट है, जो आप हो सकता है इसका प्रिंट आउट निकालिए, जैसे भी लिखे इसमें नोट करके इसको मार्क कर लेना, BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। ओके, देन अभी हमारे क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे होती है, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कैसे डिफरेंट है, हमने देख लिया बेटा। हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टाइप्स में भी अलग अलग टाइप हैं। पहला टाइप है कि नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो है क्या तो नेचुरलिस्टिक होगा, यानी नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ सेटिंग में जैसा ही है, जैसा चीज़ है उसको वैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे, रियल लाइफ सेटिंग में नेचुरली जैसा होगा वैसे। और इससे क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो किसी भी सिचुएशन को अपने तरीके से एफर्ट करके कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं करेगा, अपने तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहेगा, मैनिपुलेट नहीं करना चाहेगा, जैसा है सिचुएशन वैसा ही देखेगा। यानी नेचुरलिस्टिक नाम से पता लग रहा है कि नेचुरली जैसा है वैसा ही देख रहा है, जैसे हॉस्पिटल, होम्स, स्कूल, डे केयर सेंटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे स्कूल में क्लास में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल आके बैठ जाते हैं, प्रिंसिपल आके बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, आराम से वो अपना देखते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है कि प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं किया, वो जैसे नेचुरली है वैसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मानो स्कूल में इंस्पेक्शन है, अब इंस्पेक्शन अगर कभी होता है तो जैसे स्कूल नॉर्मली रहता है उससे थोड़ा हम ज़्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा चमकाएगा, स्कूल को साफ़ सफाई करेगा, बहुत चीज़ें होती है। और वहाँ पे सबको पता रहेगा कि अभी इंस्पेक्शन होगा, तो टीचर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल भी आके बैठ रहे हैं, जो इंस्पेक्टर आए हैं और इंस्पेक्शन करने वो भी बैठ के देख रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों की कंट्रोल जो है वो ऑब्जर्वर के हाथ में है। सो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या है दैट जो ऑब्जर्वर माइट कंट्रोल सर्टेन फैक्टर्स दैट डिटरमिन बिहेवियर एज दे आर नॉट फोकस ऑफ योर स्टडी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में कि जो चीज़ आपकी फोकस नहीं है उनको आप हटा देते हो, और जो भी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, जानना है, आप बस उन्हीं चीज़ों के बारे में आप ऑब्जर्व करते हो, या फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे कि कई बार जैसे जो साइकोलॉजी की स्टडी होती है वो लैब में होती है, तो इस तरीके से जैसे स्मोक बनाया जाता है, तो उस तरीके से जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या है कि कंट्रोल करके जो हमें देखना है उसको हम देखेंगे, कंट्रोल करके उसी को देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब नॉन पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो दूर से देख रहा है लेकिन ऑब्जर्व वो कर रहा है। जैसे कि कोई ऑब्जर्विंग टीचर है, वो सीसीटीवी कैमरा से, ये कोई प्रिंसिपल है वो सीसीटीवी कैमरे से पूरे स्कूल को, सॉरी पूरे क्लास को वो मॉनिटर कर रहे, देख रहा है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, या फिर कई बार रिकॉर्डिंग्स भी अगर होती है तो टीचर क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इन चीज़ों का देखते हैं। देन नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर है वो खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और फिर जाके ऑब्जर्व करता है, और इसके लिए उनको पहले एक रैपो एस्टेब्लिश करना होता है लोगों के साथ, ताकि उनका थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बन पाए और फिर वो उन लोगों के साथ रह पाए, उनके साथ बातचीत कर पाए और चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। However, the degree of involvement of the observer with the group being observed would be depending upon the focus of that study. अभी यहाँ पे एक कैच है कि अभी कितना डिग्री तक या फिर कितने हद तक, कहाँ तक जो ऑब्जर्वर है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, वो स्टडी के नीड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्टडी ज़्यादा चाहती है कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, पूरा दिन रात रहे, तो ठीक है पूरा दिन रात रहेंगे। अगर स्टडी चाहती है कि शाम को वो लोग क्या करते हैं बस उतना ही देखेंगे, तो शाम को आएंगे। यानी कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी वो स्टडी की कितना ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट है बेटा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सो द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इज दैट इट एनाबल्स रिसर्चर
टू स्टडी पीपल देयर बिहेवियर इन ए नेचुरलिस्टिक सेटिंग एज इट ऑक्यूर्स। तो स्टडी करता है जैसे होता है वैसे ही चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। तो इसीलिए ये एक अच्छा मेथड है नेचुरल सेटिंग में किस तरीके की चीज़ें होती है उसको देखने के लिए। बट यहाँ पे एक कैच ये है या फिर एक दिक्कत है, देखो अब बुराई हर चीज़ में है तो ऑब्जर्वेशन की क्या बुराई है। ऑब्जर्वेशन तो भाई क्या है कि लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा लोग लगते हैं इसमें और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और फिर उसके साथ क्या है कि ऑब्जर्वर की बायास भी रहती है। अब ऑब्जर्वर किसी चीज़ को अच्छा बोले तो उसको वो जो देखेगा गलत भी होगा तो उसको अच्छा बोलेगा, और अगर उसको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो क्या होगा, वो अच्छा चीज़ भी देखेगा तब भी उसको गलत बोलेगा। तो इसलिए ऑब्जर्वर के बायास के ऊपर भी डिपेंड है। इसलिए इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, देयरफॉर ऑब्जर्वर शुड रिकॉर्ड द बिहेवियर एज इट हैपेंस एंड शुड नॉट इंटरप्रेट द बिहेवियर एट द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको ऑब्जर्वर बायास को अगर ख़त्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर को जैसे चीज़ें हो रहा है वैसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए और इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे सवाल आए कि ऑब्जर्वर बायस को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं तो आपको ये लिखना है, ये वाला जो नीचे वाला लाइन है इसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाम से पता लग रहा है ये कुछ तो एक्सपेरिमेंट होगा। अब किसके बीच में एक्सपेरिमेंट होगा, दो सेट्स ऑफ इवेंट्स या फिर दो टाइप के वेरिएबल्स के बीच में एक्सपेरिमेंट होगा। और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है। मानो ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है। तो ए जो है ये हो गया कॉज यानी कारण, और इस कारण की वजह से बी पर क्या इफेक्ट पड़ा है उस चीज़ को हम देखते हैं। यानी जैसे इसका अगर हम थोड़ा अमाउंट कम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस आता है, इसका अगर हम अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो इस पर क्या चेंजेस आता है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्या इसको कम करने से ये भी कम होता है या फिर इसको ज़्यादा करने से ये भी ज़्यादा होता है, यही चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो इट इज़ केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है जहाँ पर चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर एंड द इफेक्ट इज स्टडीड इन अनदर फैक्टर विल कीपिंग अदर रिलेटेड फैक्टर्स कांस्टेंट। तो बाकी अलग अलग फैक्टर्स को सेम रख के किसी एक वेरिएबल के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस की जाती हैं और उसकी वजह से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखा जाता है। मानो जैसे यहाँ पे मानो ये एक टॉर्च है, टॉर्च बना के अच्छे से, अच्छा चलो क्या फ़र्क पड़ता है आपको समझ आए ना। और यहाँ पे एक बुक है, तो टॉर्च की लाइट को कम करने से बुक थोड़ा कम दिखाई देगा, अच्छे से थोड़ा डल डल लगेगा। इसका थोड़ा लाइट ज़्यादा करने से बुक थोड़ा बहुत मतलब अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ें मानो टेबल के ऊपर बुक रखा है या फिर हाथ पे किसी ने टॉर्च पकड़ रखा है, तो ये जो एक्सटर्नल जो रिलेटेड फैक्टर्स है ये कांस्टेंट रहेगा और हम एक फैक्टर में थोड़े बहुत चेंज करेंगे, यानी इसकी लाइटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे और इसके वजह से इसके राइटिंग्स के ऊपर इसमें जो रिटन चीज़ें हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इस तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके ओके, सो इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेट। कॉज वो चीज़ होता है जिसको चेंज किया जाता है एंड इफेक्ट वो चीज़ होता है जिस पर चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ दैट चेंज और दैट मैनिपुलेशन। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल के ऊपर ना चेंजेस करेंगे या फिर क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करके दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है भाई उसको समझ लेते हैं। सो वेरिएबल देखो नाम से पता लग रहा है जो वेरी करता है, वेरी करता है मतलब क्या है, जो चेंज होता है। सो एनी स्टिमुलस और इवेंट विच वेरीज, माने वेरीज का मतलब क्या है, टेक डिफरेंट वैल्यूज फॉर और चेंजेस कैन बी मेजर्ड इज ए वेरिएबल। यानी अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट हो जाती है, वो वेरी करता है, वो ही वेरिएबल है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई वेरिएबल नहीं होता, उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसके जो फीचर्स है वो वेरिएबल है। जैसे हमने यहाँ पे क्या पकड़ा था कि एक टॉर्च हमारे पास है, तो ये जो टॉर्च है टॉर्च तो वेरिएबल नहीं है भाई, टॉर्च तो कांस्टेंट है। लेकिन टॉर्च की लाइटिंग जो है, कितना पावर होगा लाइट का, कितना स्पीड से वो लाइट जाएगा, ये सब चीज़ें जो है इसके जो एट्रीब्यूट्स है जो फीचर्स है ये सब क्या है, वेरिएबल हैं। जैसे कि एक पेन कोई वेरिएबल नहीं होता है,
बट पेन के कितने अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, वो वेरिएबल है। फिर लोग तो सेम ही होते हैं बट लोगों के डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट रेस होते हैं, वो वेरिएबल है। फिर इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंस होता है, वो तो सेम ही है, कांस्टेंट। लेकिन इंटेलिजेंस की डिग्री कितनी है, कोई हाई इंटेलिजेंट होगा, कोई मॉडरेट, किसी का लो इंटेलिजेंस होगा, वो चीज़ वेरिएबल है। ओके, वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल में क्या है बेटा, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नाम से ही पता लग रहा है इंडिपेंडेंट है एक और एक डिपेंडेंट है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करके एक ही साथ में देख लेते हैं। अरे तुम ऊपर क्यों आ गए, तुम जाओ। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो कि हम एल्टर करते या मैनिपुलेट करते, क्योंकि हम इसको इंडिपेंडेंटली मैनिपुलेट कर सकते, और डिपेंडेंट वो होता है जो इस इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, सो क्या लिखा है थोड़ा एक बार देखते हैं। Variable which is manipulated or altered in strength varied by the researcher in the experiment, that is independent, and it is the effect of this change in the variable which the researcher wants to observe or note in the study. So वो चीज़ जो रिसर्चर एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करना चाहता है या फिर नोट करना चाहता है, ये वो चेंज होगा या फिर उसके मामले में चेंज होगा। रिसर्चर जो रिजल्ट चाहता है उस रिजल्ट के मेजरमेंट में जो चेंजेस होगा वही होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फेनोमेना द रिसर्चर डिजायर्स टू एक्सप्लेन। तो वही बात है कि जो रिसर्चर को जो ऑब्जर्व करना चाहता है, जो चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल है वो है, नहीं सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सॉरी। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर देखना चाहता है कि इसमें इंडिपेंडेंटली हम थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या होगा, और इसके वजह से जो भी फेनोमेना होगा, यानी जो भी इस चेंज की वजह से रिजल्ट होगा, दैट इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल इज। यानी इंडिपेंडेंट में चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट में क्या चेंज आता है, वही एक रिसर्चर को एक्सप्लेन करना होता है, वही रिसर्चर को चाहिए। ओके, सो सेम उसी पैटर्न में डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट वो है जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इज द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, कॉज है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल एंश्योर फ्रॉम चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये तो बहुत आसान सा है कि जो भी चेंजेस हम डिपेंडेंट में देखना चाहते हैं वो हम इंडिपेंडेंट में करेंगे, या फिर इंडिपेंडेंट में जो भी चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंडेंट में क्या चेंजेस होगा वो एंश्योर होगा। ओके, दस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट इन एनी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। ओके, हमारा एक नोट है, और नोट ये कहता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी दे डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसे ये हमारा कॉज हुआ, ये हमारा इफेक्ट हुआ, तो जो हमारा कॉज है, अगर कोई कॉज होगा ही नहीं तो वहाँ पे इफेक्ट कैसे आएगा, समझ गए ना। तो इसलिए क्या है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें एक में चेंज आएगा तभी तो दूसरे में भी चेंज आएगा, एंड नीदर ऑफ देम कैन बी डिफाइंड विदाउट द अदर। एक के बिना दूसरे को डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, ये भी एक बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर्स हैं। जैसे फिर हमने वो टॉर्च वाला और बुक वाला अगर एक्सपेरिमेंट लिया है, तो हो सकता है जो टॉर्च पकड़ रहा है वो गलत एंगल पे पकड़ रहा है, इसलिए बुक में अच्छे से विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है। ये फिर बुक जो है वो रखा ही एक ऐसे एंगल पे है, मानो जो टॉर्च के एंगल से थोड़ा ऊपर रख दिया, टॉर्च तो इधर मारी जा रही है, तो फिर बुक में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर क्या है कि ये जो क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे कुछ ग्रुप्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंट्स तो पता ही है कि एक्सपेरिमेंट्स जनरली इन्वॉल्व वन और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड वन और मोर कंट्रोल ग्रुप्स। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इस पे कई बार एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी रहता है और एक से ज़्यादा कंट्रोल ग्रुप भी रहता है। लेकिन अब बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है और कंट्रोल ग्रुप क्या है। सो
अच्छा अच्छा, सॉरी. So experimental group is a group in which member of the group are exposed to independent variable manipulation. यानी कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको मैनिपुलेट किया जाता है और वहाँ पे उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है. ओके, सो कंट्रोल ग्रुप क्या है भाई? कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपैरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट. इट्स लाइक कि जैसे कंट्रोल ग्रुप होता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, सेम चीज़ें ही होती है. यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट होती है, सब चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे जो मैनिपुलेशन वाली चीज़ है वो एब्सेंट रहती है. या फिर जो वेरिएबल को मैनिपुलेट हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप में करते हैं वो यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है. ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो. सो पार्टिसिपेंट वेर सेंट टू 3 टाइप्स ऑफ रूम. तो कंट्रोल ग्रुप में 1 person alone in the room, an experimental group में 1 with 2 other participant already seated, 1 with no instruction given to the 2 others. तो जैसे कि कंट्रोल ग्रुप में क्या है कि एक पर्सन को हमने एक रूम में भेजा और वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया. तो यहाँ पे भी हमने तो कंट्रोल ही किया ना, कि हमने वहाँ पे किसी बच्चे को भेजा और फिर वहाँ पे उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया. तो एक तरीके से ये हमारे कंट्रोल में ही है. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया कि 2 बच्चे पहले से बिठा के रखे और उनको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है और फिर बाद में एक और बच्चा बाहर भेज दिया और फिर तीनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया. तो पहले जो 2 बच्चे थे उनको भी हमने कंट्रोल किया, वो तो कंट्रोल वे में है कि हमने भेजा, फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ. लेकिन एक और बच्चा हमने भेज दिया बिना इंस्ट्रक्शन के, तो उसके साथ हमने क्या किया? थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया. समझ गए ना आप? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. अभी एक्सट्रेनियस का मतलब क्या है भाई? एक्सट्रेनियस का मतलब है एक्सटर्नल, या फिर जो पहले हमने बात करी थी ना कि रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी जो एक्चुअल हमारे वेरिएबल्स है, जो हमारा कॉज है, जो हमारा इफेक्ट है, इनको भी छोड़ के जो सिचुएशनल बेस पे होती है, इंसान की ट्रेड्स इंटेलिजेंस के बेस पे होती है, या फिर इंसान के लर्निंग्स के बेसिस पे, ये सारी चीज़ें होती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया क्यों जाता है? पहली बात तो सवाल ये है. अब इस सवाल के जवाब के तौर पे आप ये लिखोगे, टू एंश्योर दैट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल. ताकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही इफेक्ट कर पाए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं कर पाए. ओके, अब किस तरीके के होते हैं? जैसे पहला होता है ऑर्गेनिज्मिक. अब ऑर्गेनिज्म का मतलब तो इंसान है भाई. तो ऑर्गेनिज्मिक में क्या आएगा? ऑर्गेनिज्मिक में इंसान की ट्रेट्स आता है, जैसे इंटेलिजेंस, एंजाइटी, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें. जैसे मानो कई बार जो ऑब्जर्वर है उसी को किसी भी बात से एंजाइटी हो रहा है, तो हो सकता है वो जो सेटिंग है वेरिएबल की वो परमानेंट ना रह पाए, कांस्टेंट ना रह पाए. हर एक एक्सपेरिमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फिर सिचुएशनल हो सकता है, जैसे कि नॉइज़ हो रहा हो कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रहा है, या फिर कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, या फिर ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें. और तीसरा होता है हमारा सिक्वेंशियल वेरिएबल्स. इस पे कि टास्क, जो भी टास्क है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 ऐसे करके सीक्वेंस में होता है टास्क, तो उसका भी एक ऑर्डर होता है. वो भी अगर अदला बदली हो जाए, एक की जगह 2 आ जाए, तब भी गलत हो सकता है. फिर फटीग हो सकता है, किसी इंसान को हो सकता है, या फिर बार बार टेस्ट करते करते कोई मानो जो टास्क है उसके सीक्वेंस ही भूल जा रहा है, फिर उसके प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिस उसने किया है. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको जानना है कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या क्या है. अब हम देखते हैं कि इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है भाई, टेक्निक्स क्या है. सो फर्स्ट टेक्निक इज एलिमिनेशन ऑफ कोर्स, कि जो हमारा रूट कॉज है प्रॉब्लम का, जो हमारे प्रॉब्लम हम हमें प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दो, उखाड़ के फेंक दो. जैसे कि अगर रिमूव कर देना जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स को, उसको कम्प्लीटली. जैसे कि मानो कहीं पे नॉइज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक साउंड प्रूफ रूम यूज़ करेंगे कि नॉइज़ की कोई बात ही ना हो. देन होल्डिंग कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल है उसको हर एक ग्रुप के लिए, अलग अलग ग्रुप में अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हर एक ग्रुप के लिए कांस्टेंट रखना है, ताकि उसमें कोई चेंजेस होकर रिजल्ट में कोई चेंज ना आए. देन मैचिंग, अभी मैच पार्टिसिपेंट्स ऑन की वेरिएबल्स, कि किस एज ग्रुप के लिए टेस्ट हमारा है, एक्सपेरिमेंट हमारा है, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, उसको मैच करके फिर टेस्ट करवाना है.
देन काउंटर बैलेंसिंग, चेंज द ऑर्डर ऑफ टास्क टू अवॉइड सिक्वेंशियल इफेक्ट्स। तो कई बार अगर एक तरीके से सीक्वेंस में आप कर रहे हो और उसमें कुछ गड़बड़ी आ रहा है तो आप सीक्वेंस को चेंज करके भी उस टेस्ट को करवा सकते हो ताकि चीज़ें सही आ जाए। देन रैंडम असाइनमेंट, तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर मानो ऐसा लग रहा है कि सबको सब पता है, जैसे वाइवा वगैरह में होता है कि रोल नंबर 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो इससे क्या होता है जो क्वेश्चंस है जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर हो जाता है। जो 20 नंबर रोल नंबर है या फिर जो 30-31 वाला है वो तो चिल रहता है, तो इसलिए आप रैंडमली बुला सकते हो, ऐसे चिट उठा के बुला सकते हो। 1 के जगह आपने 27 को बुला दिया, तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो आप। ओके, इस तरीके से जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ वेल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट। अब जो एक वेल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट होगा उसके क्या क्या स्ट्रेंथ होंगे, क्या क्या अच्छाई है। जैसे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा ना कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करके फिर उसके डिटेल्स निकालने का। और उसके लिमिटेशन क्या था कि लिमिटेशन में कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लेबर कंज्यूमिंग है, बहुत लोग लगते हैं। सेम है जो एक्सपेरिमेंट, इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे हमारे जान पहचानने या फिर हमारे नॉलेज के लिए जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको प्रोवाइड करता है कि किस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, इसके बारे में अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से डिटेल देता है। देन स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉज और इफेक्ट, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देता है ये। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी है भाई। अब हर चीज़ जो अच्छा है जिसका उसका बुराई भी है। ये है कि लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये रिजल्ट में नॉट अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो हमने तो यहाँ पे कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट तो हमारे रियल लाइफ से मैच नहीं भी कर सकते हैं, तो हो सकता है रिजल्ट रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्योंकि हम नेचुरल सेटिंग में चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियली खुद से एक सेटिंग बना के फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जाके देखा जाता है कि ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है कि नेचर को हम रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली है वो तो है। इसीलिए कई बार हम कितना ही आर्टिफिशियल तरीके से कर ले सेटिंग फिर एक्सपेरिमेंट करें, वो कहीं ना कहीं नेचुरल सेटिंग को रेप्लिकेट नहीं कर सकता या फिर इसको उसका जगह कोई नहीं ले सकता। देन कंट्रोल डिफिकल्टी, हार्ड टू कंट्रोल और वेरिएबल, ऑल वेरिएबल्स। अब जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है, जो इंडिपेंडेंट होगा जो डिपेंडेंट होगा, इनको भी छोड़ के जैसे हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, अब हर वेरिएबल को तो भाई कंट्रोल करना बस की बात नहीं है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 चीज़ हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशन या फिर डीमेरिट्स। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं भाई, इसमें आप देखो क्या क्या है। सबसे पहला तो हमारा है फील्ड एक्सपेरिमेंट, देन क्वाजी एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोरिलेशनल रिसर्च, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट के भी टाइप्स हैं। टाइप्स में पहला टाइप है फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड नाम से पता लग रहा है कि नॉट इन लैब्स, ये लैब में नहीं होगा, ये फील्ड में होगा, नेचुरल सेटिंग में होगा। ओके, ये उन फेनोमेना के लिए यूज़फुल है जो कि रियल वर्ल्ड में होते हैं, जैसे कि एक रिसर्चर कंडक्ट्स अ स्टडी इन स्कूल टू कंपेयर लेक्चर वर्सेस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स फॉर बेटर स्टूडेंट लर्निंग। जैसे कि कोई हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि फिज़िकली जो रिसर्चर है वो स्कूल में अगर एक लेक्चर हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन अगर ऐसे नॉर्मली अगर कोई लेक्चर होता है, जैसे कोई बैठ रहा है बस बोल रहा है, टीचर पढ़ा रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर डेमो करके दिखाने से अच्छा होता है। तो ये भी एक तरीके से डेमो करके दिखा के अगर बच्चे को लेक्चर दे तो बच्चा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ये इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये भी तो एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल सेटिंग में, क्लासरूम में हो रही है, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में हो रहा है। ओके, वेरिएबल्स आर स्टिल मैनिपुलेटेड लाइक इन लैब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे भी तो हम वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये जो चीज़ है ये फील्ड में हो रही है, नेचुरल सेटिंग में हो रही है। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको बस दिमाग लगा के इन चीज़ों को याद रखना होगा, है ना। ओके, इसके क्या एडवांटेज है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि ये रियल लाइफ में होती है, रियल लाइफ में नेचुरल सेटिंग में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो रियल वर्ल्ड में होती है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनको कंट्रोल करना भाई थोड़ा डिफिकल्ट होता है,
और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़े पैसे भी तो ज़्यादा ही लगते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज आवर क्वाजी एक्सपेरिमेंट। अब क्वाजी का मतलब क्या है भाई? क्वाजी मीन्स एज इफ, मतलब एज इफ, अभी मतलब ही मैं क्या बताऊँ, एज इफ मतलब अगर ऐसा हुआ तो, इफ का मतलब क्या है, यदि, तो यदि ऐसा हुआ तो इस तरीके से। सो दीज आर नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंट। ट्रू एक्सपेरिमेंट में ये आप इस तरीके से ले सकते हो कि वो जो हाइपोथेसिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि मन मन में सोच लिया। जैसे हम मैथ सॉल्व करते टाइम मन में सोचो कि एक्स की वैल्यू इतनी है, तो उसी तरीके से मन मन में सोच लिया, इस तरीके से है। यूज्ड व्हेन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इज अनएथिकल और इम्प्रैक्टिकल। तो जो भी वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, उनको करना जब हमारे एथिक्स पे नहीं हो, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हो, तब हम ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम मन मन में सोच लेते हैं। ओके, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर बट नेचुरली ऑकरिंग। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। एंड ग्रुप्स आर प्री एग्जिस्टिंग नॉट रेंडमली असाइंड। तो जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह में हम रैंडमली असाइन कर देते हैं, तो इसमें मतलब क्वाजी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों पे ही हम करते हैं, कोई रैंडमली नहीं, क्योंकि चीज़ें तो प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये इसलिए हम रैंडमली किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए जो चीज़ें जैसी है वैसी रहेगी, बस हम उसको सोचेंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, इस तरीके से कुछ इसका सेटिंग रहता है। एग्जाम्पल, स्टडिंग चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन एन अर्थक्वेक वर्सेस हु डिड नॉट। तो हम जब ऐसे बच्चों के बारे में स्टडी करते हैं कि जो लोग बच्चे पेरेंट्स को खो दिए हैं अर्थक्वेक में, और जो बच्चे नहीं खोए हैं, तो उनके बीच में कैसा रहता है। जैसे कि जो बच्चे नहीं खोए हैं, अगर उनसे हम पूछे कि आप मानो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को खो देते तो किस तरीके की फीलिंग होती, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में ये चीज़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बट हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उस तरीके से, मतलब इस टाइप का कुछ है। देन पर्पस क्या होता है, टू फॉर्म एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स। तो जो नेचुरली ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से हम कौन से ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कौन से ग्रुप को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा ना, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर अलग अलग ग्रुप को निकालने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। सो दैट्स इट, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर कोरिलेशनल रिसर्च, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पीडीएफ के लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।